अगले हफ्ते से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र कई मायनों में काफी अहम साबित होने वाला है। संसद के पिछले सत्र से लेकर अब तक देश की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जिस तरीके से टीएमसी समेत क्षेत्रीय दलों ने भाजपा का दामन थामा है, एनडीए सरकार के हौसले बुलंद हैं। इस बुलंद हौसले की बुलंद तस्वीर आने वाले संसद सत्र में दिखाने की पूरी कोशिश होगी और इसका पैमाना हो सकता है परिसीमन बिल को पारित कराना, जो आगे चलकर महिला आरक्षण बिल के लिए रास्ता साफ करेगा, जिसमें एनडीए सरकार पिछली बार विफल रही थी। विपक्ष को जैसे ही इसकी भनक लगी, अभी से ही ना सिर्फ सतर्क हो गई बल्कि हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे में संसद के अगले सत्र का क्या सरकार परिसीमन बिल पारित करा पाएगी? क्या रिफॉर्म के दूसरे एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगी? या फिर यूं कहें कि संसद का अगला सत्र नंबर गेम के हिसाब से कितना गेम चेंजर साबित होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान। भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब जुड़ चुके हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले परिचय करा दूं अपने एक नए मेहमान से, वो हैं प्रशांत जी, जो कि पिछले करीब 22 साल से राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करते रहे हैं और संसद को लगातार कवर किए हैं पिछले 22 साल तक, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में सबसे ऑथेंटिक चेहरों में से एक माने जाते हैं। तो आज आप लोगों की इजाज़त से प्रशांत से ही शुरू करना चाहता हूं अपने शो को। प्रशांत जी, पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र में जो शुरू होने जा रहा है सोमवार से, किस तरह के नंबर गेम के हिसाब से क्या बदलाव आप देख रहे हैं, और ये नंबर गेम सरकार के पक्ष में कितना जाता हुआ दिख रहा है और कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है? जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पहले तो आपने आमंत्रित किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पिछला जो सत्र हुआ था, मुझे लगता है 6 अप्रैल को वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो अब जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें बीच में तस्वीर काफ़ी बदली है। 4 मई को बंगाल के चुनाव के परिणाम आए। उसके बाद हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो बीजेपी के पाले में आए, 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद पाले में आए, आम आदमी पार्टी के सांसद जो राज्यसभा के थे 7, वो तो पहले ही भाजपा के पाले में आ गए थे। तो काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी 20 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है। अगर हम केवल जिस बिल की चर्चा आप कर रहे हैं लक्ष्मण, उसकी अगर बात करें तो पिछली बार आपको याद होगा कि सरकार जो 2/3 चूंकि बहुमत चाहिए, उसमें एक संविधान संशोधन विधेयक है जो पिछली बार गिर गया था, उसके पक्ष में 298 वोट पड़े थे। तो अगर हम माने कि सारे सांसद मौजूद रहते हैं तो करीब 60-62 वोट कम पड़े थे सरकार को, और उसी की जुगत मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पूरा पाला जो तस्वीर बदली है, वो अगर आप देखेंगे तो 298 के बाद सरकार के पास कम से कम 34 ऐसे सांसद हैं जो सरकार के पाले में लगभग ऑफिशियली आ चुके हैं। मैं अभी एनसीपी शरद पवार गुट है उसके सांसदों को अभी नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन इतने सांसद आ चुके हैं। और सरकार की नज़र जो 22 डीएमके के सांसद हैं, क्योंकि मुझे पुख्ता जानकारी इस बात की कि सरकार से किसी स्तर पर उनकी बातचीत हो रही है, चूंकि आप जानते हैं वो अब इंडिया गठबंधन से बाहर आ चुकी है डीएमके, क्योंकि वहां जिस तरह से सरकार बनी वो खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी से। तो अगर वो भी, उसके 22 सांसद भी आ जाते हैं तो सरकार के पास इस समय 354 सांसदों का समर्थन बनता है। अगर मैं डीएमके को भी मान लूँ और शरद पवार के सांसदों को भी एनडीए की तरफ मान लूँ, क्योंकि सुप्रिया सुले ने कल बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो तैयार हो सकती है। तो सरकार के पास 354 सांसद हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो 7-8 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो बिल जो पिछली बार गिर गया था सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, वो अगर ये संख्या बरकरार रहती है और सरकार कुछ और संख्या जुटाने में कामयाब रहती है तो ये बिल पास हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं लक्ष्मण, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हर्षवर्धन जी, ये काफी कुछ चीजें बदली हैं, इस बदले हुए हालात का कितना फायदा सरकार उठा पाएगी? ठीक लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं ये जो सवाल आपने किया है इसको थोड़ा सा जिसको कहें कि डेविएट करता हुआ मैं दिखूंगा, लेकिन वो बड़ा ज़रूरी है। जिस सरकार को कई बार तो तानाशाह कहा जाता है कि अमित शाह तो किसी को सुनने वाले हैं नहीं, अपने मन से करते हैं, सब पलट देते हैं, मोदी शाह युग अलग ही चल रहा है,
वो सरकार जब नंबर गेम में हारती है तो वो लचीली हो जाती है, वो रीच आउट करती है उन पार्टियों से जहां उनको लगता है कि अच्छा इनको समझा सकते हैं क्या, उनको समझाने में कामयाब हो जाती है। और हम लोग इसकी बात लगातार कर रहे हैं, मीडिया में खूब जमकर किसकी चर्चा है कि भाई अमित शाह, नरेंद्र मोदी कुछ छोड़ नहीं रहे। और चूंकि वो जो पता नहीं छोटी सी पार्टी जो एनसीपीआई अचानक सबसे बड़ी पार्टियों में से शामिल हो गई है, तो उसको लेकर ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ तोड़फोड़ मची हुई है। लेकिन उसका जरा दूसरा पहलू सोचिए, जो डीएमके पार्टी थी, जो राहुल गांधी के साथ हैंड इन हैंड थी, मतलब एकदम बड़े अच्छे से सब साथ में चल रहे थे, उसको आपने तमिलनाडु में सत्ता में थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाए और राहुल जी और विजय की कुर्सी बराबर लग जाए, उसके लिए आपने डीएमके को छोड़ दिया। पॉलिटिकली सोचिए, उसका परिणाम क्या दिखा कि शरद पवार जैसा नेता, वो जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर नहीं गया, इस वाले मसले पर उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल अगर कहें तो जब इस सरकार की एक ऐसी हार जो सदन में दिखी थी, वो बड़ा मतलब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत अच्छा दृश्य तो था नहीं। जब नंबर लोकसभा में दिखे थे तो उनको लगता है कि अब हमारे पास वो नंबर है और जो भी कमी हो रही है हम उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं इसको इसी तरह से देखता हूं, सत्ता पक्ष ने लचीलापन दिखाया, अमित शाह लगातार काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जाने कौन सा देश, मतलब कहां कहां गए, चूंकि हम लोग को पता है नहीं आधिकारिक तौर पर, प्रशांत जी को जानकारी होगी तो अभी बताया नहीं। राहुल जी जाने कहां कहां विदेश यात्रा करके आ गए और ठीक संसद सत्र के पहले आके रोना रोएंगे कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दूसरे के साथ चली गई। इसको मैं इस तरह से देखता हूं बनिस्पत इसके कि सत्ता पक्ष इसका कैसे लाभ लेना चाह रहा है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा आशुतोष जी आपके पास कि ये सरकार के लिए गेम चेंजर साबित करने वाला मौका होगा या फिर विपक्ष के लिए अपने आप को एकजुट साबित करने वाला मौका होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जयराम रमेश जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी कीमत पर हम 2/3 बहुमत पूरा नहीं करने देंगे। नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या जो बिल अप्रैल के महीने में आया था, क्या वही बिल एज इट इज हूबहू सरकार लेकर आएगी और क्या उसको वो पास करा ले जा पाएगी? ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, सरकार को भी जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो डिमांड्स है उसके हिसाब से कंसीड करना पड़ेगा। अगर सरकार पुराना बिल ही लेकर आती है तो डीएमके क्यों उनको सपोर्ट करेगी? डीएमके को अभी भी कम से कम तमिलनाडु के अंदर अपनी राजनीति तो करनी है, और वो भी एक ऐसे समय में जबकि आपने पिछले 4 साल से लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश तमिलनाडु के अंदर कर रहे थे। आप एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, एंटी सेंटर पॉलिटिक्स, एंटी मोदी पॉलिटिक्स करके आप वहां पर अपनी जमीन को खड़ा किए हुए थे। अब वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर देगी और वो अपनी पॉलिटिक्स खत्म कर देगी ऐसे वक्त में, जबकि वहां पे ऑलरेडी बीजे नाम की एक नई शक्ति उभर के सामने आ गई है। उसके सामने तो अपने आप को और मजबूत खड़ा करना पड़ेगा। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, शरद पवार की पार्टी क्या वो पुराने बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 50% का फॉर्मूला आएगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। और अगर वैसा होता है तो दक्षिण के कई सारी जो पार्टियां हैं जो लगातार ये डिमांड करती रही हैं कि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो दक्षिण भारतीयों का दक्षिण के जो राज्य हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। उसमें चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो। चलिए आंध्र को हम किनारे भी रख लेते हैं, लेकिन कम से कम 4 राज्यों को तो ये दिक्कत पैदा होगी, वहां की पॉलिटिक्स उनको करनी है कि वो अपनी संख्या तो इस दिक्कत को दरअसल आशुतोष सर, इसमें तो दिक्कत की जो बात थी इस पे तो उसी वक्त जब ये बिल पारित कराने की बातचीत चल रही थी विशेष सत्र के दौरान, जो बजट सत्र का एक्सटेंशन वाला सत्र था, तो उस वक्त ही अमित शाह ने कहा भी था पूरे सदन में कि अगर 50% गारंटी वाले मुद्दे पर आप लोग समर्थन करने को तैयार हैं तो हम अभी कभी जाते हैं उस बिल में संशोधन करके ले आते हैं। तो अगर सरकार उसी वक्त अपना रुख साफ कर देती है, अगर वो संशोधन कर देती है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए एक फेस सेविंग मौका मिल जाएगा। चलो हमारी बात कुछ मानी गई, भले ही कांग्रेस अड़ी रह गई। सिद्धार्थ यादव जी, क्या यह रणनीति अपना सकती है सरकार? नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरे को आशुतोष जी की शुरुआत की कुछ बातें नहीं समझ में आ पाई क्योंकि कुछ नेटवर्क एरर था, पर जितनी बात समझ में आई मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सरकार पहले दिन से तैयार है कि डिलिमिटेशन को लेकर के संवैधानिक वैधानिक रूप से हम देश के अंदर
इस प्रक्रिया को कैसे कर सके। अब स्वाभाविक है, उसको करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो डिलिमिटेशन तो होना ही है, 2026 में उसकी फ्रीजिंग दूर हो जानी है। सरकार एक फॉर्मूला लेकर के आई 50% का। ये फॉर्मूला तब भी था, ये फॉर्मूला आज भी है, जिस फॉर्मूले के तहत जो कोई राज्य, चाहे फिर वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, कहीं का भी हो, जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन उसका पहले था वही परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन उसका आगे भी रहेगा। किसी प्रकार की शंका अगर मन में किसी के भी रहे कि हमारा डिलिमिटेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन घट सकता है, वो इस फॉर्मूले के बाद उसका प्रश्न ही नहीं बचता। उसके बावजूद चाहे फिर वो डीएमके था या कांग्रेस थी या कोई भी पार्टी, कम्युनिस्ट थे, मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता कि उसका विरोध क्यों किया जाएगा। पर अपने हितों को राष्ट्र हित के ऊपर रखकर जो पार्टियां नीतियां बनाती हैं, वो स्वाभाविक रूप से इस काम को कर रही थी। अब आप मुझे बताइए, 50% के फॉर्मूले के लिए तो सरकार ने तब भी कह दिया था, 50% का फॉर्मूला सरकार आज भी कह रही है, और 50% के फॉर्मूले में एग्जैक्टली सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगा। विरोध किस बात का है? अब जितने भी लोग इसका कोई विरोध करें, वो विरोध का कोई कारण भी तो होना चाहिए, या केवल सरकार किसी चीज को लेकर के आ रही है और हमको विरोध करने के लिए विरोध करना है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये 50% का फॉर्मूला नहीं आएगा और संविधान के अनुरूप डिलिमिटेशन करी जाएगी, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जहां दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है वहां सीटें घटेंगी। तो क्या ये विपक्ष दक्षिण भारत की सीटों को घटाना चाहता है? क्या विपक्ष, डीएमके, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए? मंशा क्या है, मैं वो समझना चाहता हूं। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। मिराज हुसैन साहब, उल्टे आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी आप कम करना चाहते हैं। 50% वाली बात तो हम मानने को तैयार हो गए, फिर विरोध किस बात का? अगर 50% वाली बात नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रतिनिधित्व कम होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर है वसीम बरेलवी का कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के कैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा। सवाल यह है कि जो छोटे दल हैं, जो छोटे राज्य हैं, उनकी चिंताओं को एड्रेस करना सबसे जरूरी है। आज खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि जो ये आप बिल ला रहे हैं, इसके लिए मैं अप्रैल से कह रहा हूं कि इसके लिए स्पष्टता करिए और इस बिल का एक जो है प्रारूप दिखाइए। जितनी भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टियां, उन सबको एक ज्वाइंट मीटिंग कॉल करके उनका प्रारूप दिखाइए। जब हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बिल आएगा, जैसे मेरे भाई सिद्धार्थ कह रहे हैं कि 50% का रोल है। जब पिछली बार वोटिंग हो रही थी तो उससे पहले जो ड्राफ्ट था उसमें 50% था नहीं, लेकिन संसद में कहा जा रहा था कि 50% है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली है क्या। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो राष्ट्र हित सबके लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए राष्ट्र हित नहीं होगा। तो आप सारी पार्टियों को बुलाइए, सबकी मीटिंग करिए, सारी पार्टियों को बुला के उनको समझाइए कि उनके लिए ये बिल बेहतर है। फिर आप देखिए कौन विरोध कर रहा है, कौन नहीं विरोध कर रहा है। दूसरी बात, इतनी जल्दबाजी क्या है कि अभी एक बार आपका बिल जो है लटक गया, अब आप फौरन दूसरा सत्र बुलाया, उसमें फिर यही बिल की बात आप करने लगे। जब अभी देश में जनगणना होनी है जो कि ड्यू है अगले साल में, तो जनगणना के बाद, क्योंकि 2011 के सेंसस पे अगर आप ये बिल लाते हैं तो फिर इस बिल में त्रुटि रह जाएगी क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। तो एक बार जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद इस बिल को लाइए, ऑल पार्टी मीटिंग करिए, लोगों को समझाइए और ये बताइए कि भाई एक सवाल है कि उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला जैसे जो राज्य हैं, उन राज्यों ने पिछले 50 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बेरोजगारी पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसको रोका उन्होंने, पॉवर्टी को रोका उन्होंने, जो है जनसंख्या को रोका। तो क्या जिसने जनसंख्या पर अच्छा काम किया, जिसने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, क्या उनके कुछ राइट्स को आप हनन कर रहे हैं या उसको वो महरूम रह जाएंगे? उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आप केरल में जाके एक मीटिंग करते? क्यों नहीं आप तमिलनाडु के लोगों के साथ एक मीटिंग करते और उनको एक बार समझाते हैं? मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि आखिर बीजेपी इतनी हड़बड़ी में क्यों है। और दूसरी बात, एक त्रुटि बहुत फैलाई कि मैं उत्तर दे देता हूं। ऐसा करते हैं ना, ऐसा सिराज साहब ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा दूसरी बात पे आते हैं आगे चल करके, क्योंकि आनंद दुबे साहब भी इंतजार कर, उनको भी शो में जोड़ना होगा। लेकिन छोटे सा जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ यादव जी, फिर आनंद दुबे जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन सर, देखिए लक्ष्मण जी, पहली बात तो कोई जल्दबाजी का काम क्यों है? जल्दबाजी कैसी? अरे अब भारत 21वीं सदी में चल रहा है, नेहरू गांधी दौर में नहीं है। जो काम वैधानिक नहीं,
मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको सुनना पड़ेगा। आपने कोई बात बोली तो उसको सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मेरा एक सवाल है, देश मैं में उससे पूछ रहा हूं, संवैधानिक क्या प्रक्रिया, ऑल मैं आपके पार्टी सवाल का ही मीटिंग जवाब दे रहा हूँ मेरे को मिराज जी, बोलने आपके दीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आप सवाल इनको दोहराते रहेंगे, उससे जवाब नहीं मेरा आएगा। साहब मैं इनको जवाब दे बोलने रहा हूं। दीजिए, देश फिर आप बोलिएगा। देश का संवैधानिक प्रक्रिया किसी बिल को लाने की, संविधान के पटल पर, देश के सदन के पटल पर उस बिल को पेश करने की है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बिल जब पेश होगा, चुने हुए सांसदों को वो बिल दिया जाएगा, उसी पर मंथन होगा, उसी पर वोटिंग होगी। तो बिल वोटिंग के बाद थोड़ी दिखाया जाएगा। मिराज जी, कैसा आर्ग्यूमेंट है ये? पहली बात। सर दूसरी आप तो बात, ऐसे बता रहे रही हैं बात, जैसे हम लोग आपने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के बारे 50% में कुछ नहीं जानते। नहीं, क्या आपकी बातों इस से ऐसा ही लग रहा है कि आप प्रक्रिया को कितने बारे में कितना जानते हैं। आप सुन तो लीजिए मेरी बात को, मेरा आपकी तो साहब हड़बड़ी मुझे इनकी कुछ बात और बता बोलने रही दीजिए, है। फिर आपके पास आऊंगा। मेरा साहब आपके दूसरी पास बात, आऊंगा, इनको इनने बोलने दीजिए। आपने कहा बार बार कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। संवैधानिक संशोधन पहले आता है, बायलॉज बाद में आते हैं। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर यह स्पष्ट किया था कि बायलॉज फॉलो करेंगे। 50% बायलॉज का विषय है, 50% का इंक्रीज। संवैधानिक संशोधन तो पहले करना पड़ेगा। आप उस पर भी नहीं माने, चलिए हम संवैधानिक संशोधन में डालते हैं इस बात को, तब तो मान जाइए। आप तब भी नहीं माने। तीसरी बात, मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूं, 50% के फॉर्मूला में किसी दक्षिण भारत के राज्य का कोई नुकसान नहीं। आप नुकसान क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि जो 26 में फ्रीज हो रखी है डिलिमिटेशन, अगर ये बिल नहीं आया तो जनसंख्या के हिसाब से वो डिलिमिटेशन होगी और उस हिसाब से दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। तो कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट क्यों दक्षिण भारत की सीटें कम करना चाहती है? ये प्रश्न है। बिल्कुल मिराज हुसैन साहब, ये तो आपके भी हित की चिंता करने लगे भाजपा वाले, तो जवाब दीजिएगा। एक मिनट जरा, मैं आनंद दुबे जी को कह रहा हूं बोल लूं भाजपा आजकल इसमें। सबके मैं हित की आऊंगा, चर्चा कर मैं आऊंगा रही है। हुसैन साहब, मेरा साहब आपके पास आऊंगा। एक मिनट आनंद दुबे जी को जोड़ लेते हैं। आनंद दुबे साहब, दोनों पक्ष को आपने सुन लिया, आपका पक्ष अभी किधर है? जी लक्ष्मण जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आज की जो डिबेट का सारांश है वो यही है कि मानसून सत्र में सरकार का क्या संख्या बल होगा और सरकार क्या बिल लाने वाली है। पहले संख्या बल पे बात कर लेते हैं। पहले हिंदी फिल्मों में 70-80 के दशक में दिखाया जाता था कि जो खलनायक होता था वो चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग कर लेता था और बूथ कैप्चरिंग करके अपना नाम स्वयं घोषित कर देता था कि विजेता यह व्यक्ति हुए। अर्थात 293 संख्या बल वाली एनडीए आज बड़े खुशी से, बड़ी निडरता से, बड़े साहस से ये कह रही है कि हमारे पास तो 254 के आंकड़े आ गए। लेकिन देश की जनता उसी समय सवाल पूछ रही है कि प्रभु जब 293 थे तो 354 कैसे हो गए। अर्थात कि जो नई पार्टी जन्म ली है 2026 में, जिसका नाम एनसीपीआई है, जिसका नाम भारत के 99% बच्चे को पता नहीं, बूढ़े को पता नहीं, नौजवान को पता नहीं, वो भी पार्टी आई है। तो कहाँ से आई है? उस खलनायक की तरह आई है, बूथ कैप्चरिंग से आई है। एक हो गई। दूसरी बात, सरकार करने क्या वाली है? सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी करने क्या वाली है? अभी तो सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह बातें हो रही हैं, कल्पना की तरह बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है, कोई बात नहीं। कोई कह रहा है डिलिमिटेशन आने वाला है, कोई बात नहीं। अरे पहले सरकार कोई बिल लाए, उस बिल में चर्चा हो, उसका ड्राफ्ट दिखाया जाए। हो सकता है देश के 543 के 43 सांसद समर्थन कर दे, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो जाए। अभी कुछ हुआ नहीं। बीरबल की खिचड़ी की तरह कब खिचड़ी बनेगी, कब हम खाएंगे, उस पर चर्चाएं शुरू हो गई, वाद विवाद शुरू हो गया। विपक्ष को खलनायक बताया जा रहा है और जिसने लूटपाट की है उसको जननायक बताया जा रहा है। तो लक्ष्मण जी, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये राजनीति में नहीं होता। जब इतिहास लिखा जाएगा 2026 का, तो पूछा जाएगा कि 354 कैसे पहुंचे थे। तब पूछा जाएगा कि सांसदों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, मरोड़ा गया, गरोड़ा गया। ये अगर लोकतंत्र की आपको खूबसूरती लगती है, ये अमित शाह जी के चाणक्य की आपको महिमा मंडित लगती है, तो अच्छी बात है। ये अपने अपने विश्लेषण की बात है, अच्छी बात है। अगर सब अच्छी बात है तो विपक्ष को जिंदा रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष को मार डालिए, उनको जेलों में डाल दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए। ये
इस देश की आज के सिद्धार्थ जी, डेट में आनंद वर्तमान दुबे साहब बड़ा राजनीति दुखी लक्ष्मण नजर आ भाई, रहे हैं कि आप किसी पार्टी को को बुरी तोड़ लग करके ले जा सकती रहे हैं, है, उनके भी किसी लोगों को तोड़ के अच्छी ले जा लग रहे हैं। सकती है। ठीक है। नहीं बिल्कुल, लक्ष्मण जी, वो तो आनंद दुबे दुखी साहब तो जो होंगे आपने ही, मुद्दा, हाँ, वो दुखी तो होंगे लक्ष्मण जी, वो तो खुद इतिहास बनते जा रहे हैं, तो इतिहास की भी चिंता करेंगे और इतिहास पर दुखी भी होंगे। पर मुझे अच्छा लगा उन्होंने 70-80 दशक में बूथ कैप्चरिंग का उल्लेख किया पिक्चरों में। तब बूथ कैप्चरिंग होती थी और उसका उल्लेख भी होता था। उस दशक को याद किया, आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं जो वो काम किया करते थे। तो थोड़ा सा आनंद जी, गिरेबान में भी झांक करके देखिए। बिल जब आप पहले हमारी तरफ थे, तब क्या 1 महीने पहले अरे आपको मैंने फरोग दिए जाते फिल्मों थे की क्या? बात की अरे बिल सिद्धार्थ तो जी, लेजिस्लेटिव, फिल्मों में जो आप दिखाया फिल्मों जाता से है क्या प्रभावित सत्य हैं, होता आनंद है? जी। मुझे अगर मुझे फिल्मों पता में है कि आप दिखाए जाने फिल्मों से वाला हर प्रभावित चीज हैं। सत्य होता है, आप तो फिल्मों फिर से इतने गब्बर प्रभावित सिंह, हो चुके हैं कि गब्बर टीवी सिंह डिबेट कौन में भी है फिर बता फिल्म दीजिए। उतर चुकी है। मुझे पता है कि आप फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं, उसमें कोई दो राय नहीं बचे। आप फिल्मों की कहानी टीवी पर भी क्योंकि ये सुना रहे हैं। देश प्रभावित है। इस देश की 90% जनता फिल्में देख के बड़ी होती है, आप इसको मैं नकार 90 नहीं का तो नहीं सकते। पता। आपने बहुत पिक्चर देखी है आनंद जी, मैं तो आपका प्रशंसक हूँ। अभी कोई ना कोई डायलॉग बहुत आप और बचपन से बताएंगे बहुत फिल्मों का। देखी है। और अब शिवसेना की हालत ऐसा भी करते ऐसी हो सिद्धार्थ चुकी है जी, कि फिल्म देखने का पूरा समय है। सिद्धार्थ जी ऐसा करते हैं कि जो मुद्दा इन्होंने आनंद दुबे जी ने उठाया उसको थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करते हैं, जो केंद्रीय मुद्दा आज की तारीख में वही बना हुआ। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं इंडी गठबंधन के सदस्यों की तरफ से, वो बहुत ही एकजुटता भरे बयान नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत पे इस बिल पे आम सहमति नहीं बनने देंगे। यहाँ पे सुप्रिया सुले कह रही हैं कि 50% वाली व्यवस्था हो जाती तो हम इस पर विचार करेंगे, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, ये बयान क्या संकेत दे रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, चूंकि ये पूरा मामला संसद तो संख्या बल से चलती है, आनंद दुबे को उस पर थोड़ी आपत्ति है, वो बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन संसद में तो संख्या बल ही काम आता है। और जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं, आज कांग्रेस की जो रणनीतिक जो समूह स्ट्रैटेजिक ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई थी और डीएमके की बात हो रही है। कांग्रेस को डीएमके को ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ रहिए। वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके चलते डीएमके ने न सिर्फ अब संसद में उन्होंने अपने लिए अलग सीट मांगी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर उस बिल को थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है, जिस अमित शाह की बात आप लक्ष्मण जी कर रहे थे कि जवाबी भाषण देते हुए उस बिल पर उन्होंने कहा था कि अगर 50% वाला फॉर्मूला अगर बिल में लाने से वो इस बिल का समर्थन करेंगे। उन्होंने डीएमके से ही सवाल पूछा था, मैं उस वक्त पत्रकार दीर्घा में मौजूद था। उन्होंने डीएमके से ही सवाल पूछा था और कहा था कि अगर वो तैयार होते हैं तो 1 घंटे में बिल में संशोधन करके ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष में जो जितने सांसद अब बीजेपी की तरफ आए हैं उससे विपक्ष की संख्या कम हुई है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को शायद ये बल भी मिला है कि पुनः फिर से इस बिल को लाया जाए। हालांकि जो आपत्ति जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता और आनंद दुबे जी उठा रहे हैं, उसको वो आपत्ति पिछली बार भी उठाई गई थी कि इसको बिल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। अगर कोई भी फॉर्मूला है उसको बिल में शामिल किया जाए और तब इस पर बात की जाए, तो शायद अगर सरकार इस पर सहमत होती है तो कुछ पार्टियां, खासकर डीएमके जैसी पार्टियां, क्योंकि उन्होंने भी पिछली बार मुझे याद है इस तरह के संकेत दिए थे कि अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो शायद वो समर्थन कर दें, लेकिन उनके लिए ये बड़ा मसला है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शायद अगर 50% वाला फॉर्मूला बिल में आ जाता है तो मुझे लगता है कई पार्टियां इस पर सहमत हो सकती हैं। जो 354 जो संख्या बताया मैंने वो तो है ही, कुछ अन्य पार्टियां भी साथ में आ सकती हैं जिन पर सरकार की नजर भी है। बिल्कुल आशुतोष जी, ये तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम होगा कांग्रेस के लिए कि अपने गठबंधन को बना के रखना। अगर थोड़े बहुत संशोधन करके इंडी गठबंधन के कुछ सदस्यों को मना लिया जाता है बिल के पक्ष में, बिल पारित हो या ना हो अलग मुद्दा होगा, लेकिन इंडी गठबंधन को लिए अपनी एकजुटता बनाए रखना भी एक बड़ी परीक्षा होगी इनके लिए। चुनाव के बाद से और उसके बाद से विपक्ष के सामने नहीं, मैं आप मेरी बात सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही आवाज? हाँ, देखिए आ रही। इसमें तो कोई दो राय नहीं लक्ष्मण जी कि जो बंगाल के चुनाव के बाद से राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया है। विपक्ष पहले से काफी कमजोर हुआ है, क्षेत्रीय दलों की हालत बहुत खराब हुई है। लेकिन जो मेरा प्रश्न था, जिसका मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार को भी कंसीड करना पड़ेगा पॉइंट।
ऐसा नहीं कि सरकार पुराने बिल को ही लेकर आएगी और उसी पर सारे लोग सहमत हो जाएंगे। तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, विपक्ष सरकार को ने भी अपनी राजनीति। सरकार ने तो इशारा कर दिया था, सरकार ने इशारा कर दिया था कि 50% के तो बदलाव करके ले आते हैं। नहीं, यही एक मेन कंसर्न लक्ष्मण जी, था। देखिए लक्ष्मण जी, एक बात हमको समझना चाहिए कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट 1 घंटे के अंदर नहीं बनता है, और क्योंकि उसकी बाकायदा लॉ मिनिस्ट्री से वेटिंग होती है। जब भी कोई बिल आता है तो उसकी बाकायदा लीगलिटी को चेक किया जाता है, कॉमा फुल स्टॉप देखा जाता है, तमाम तरीके के कंसल्टेशंस होते हैं, किस कानून के तहत रखना है, वो सारी चीजें करनी पड़ती। तो मैं अमित शाह जी की संसद में कही गई बातों को मैं सिर्फ एक बोला गया वाक्य ही मानता हूं। अगर वाकई में लाना चाहते थे तो उस बिल में ओरिजिनली आप संशोधन कर देते, या संशोधन आप डिस्कशन के दौरान भी पेश कर सकते थे। अगर कर देते तो उसी समय वो बिल पास हो जाता। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को क्या पुराने बिल को ही पास करा पाएगी, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। लेकिन मैं आपकी राय से सहमत हूं कि विपक्ष कमजोर हुआ है। और एक बात हमें और समझना चाहिए कि विपक्ष, अगर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में प्रमुख विपक्षी दल है, तो ये उसका काम भी है और इसका धर्म भी है कि वो सरकार का विरोध करे। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो भी तो जीएसटी का विरोध करती थी, न्यूक्लियर डील का विरोध करती थी। तो वो विपक्ष का काम है। भले बिल सही हो गलत हो। नहीं भाई, जीएसटी बिल जब आया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था? नहीं विरोध किया था। उसमें क्या गड़बड़ी थी? कोई गड़बड़ी थी क्या उसमें? या न्यूक्लियर डील पे कोई गड़बड़ी थी क्या? राष्ट्र विरोधी काम था? अंत में उसी जीएसटी बिल को नरेंद्र मोदी सरकार ने आके पास कराया। तो जो विपक्ष में है वो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले 2014 के पहले करती थी। आज उस भूमिका में कांग्रेस पार्टी। भाई तब भारतीय जनता पार्टी के पास 110 सांसद थे। दरअसल इसमें मिराज हुसैन साहब आपकी राय मैं लूंगा, लेकिन एक छोटा सा जवाब हर्षवर्धन जी आपसे, कि जब इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है कि नहीं इसमें ये संशोधन कर दीजिए, वो संशोधन कर दीजिए, तो जो मांग पिछले सत्र में उठी थी उन मांगों के साथ एक संशोधित बिल पेश करके सबको दे दिया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हो बुला लिया जाए और बिल को अच्छे से पारित करा लिया जाए। ये रणनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लक्ष्मण जी, आशुतोष जी आज जो कह रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनिए। आशुतोष जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार भी तो झुक गई, सरकार हार गई। तो ठीक ही बात है। लोकतंत्र में सदन के पटल पर सरकार हारती जीतती सिर्फ कहां है? जैसे जो बिल आया था और वो गिर गया, उसको हारना कहते हैं। लेकिन अगर सरकार किसी भी बिल में संशोधन करती है, कुछ नियम कानून जोड़ती घटाती है, तो उसको हारना नहीं कहते हैं, उसको लोकतांत्रिक सहमति कहते हैं। अब आशुतोष जी उसको पता नहीं आज उस शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, अक्सर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आशुतोष जी की बात को मान लूं, सरकार हार गई, लोगों के पास जाकर वो बात कर रही है। जो दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत तक सब जगह जो सहमति है पूरब तक वो बना ले रही। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी अज्ञात स्थान से रणनीति बना रहे थे मॉनसून सत्र की। इसको जरा समझिए ना। आप, भारत की डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत है। आप हमसे बात ही नहीं करेंगे, घर में आपके परिवार में कोई आपसे बात ही नहीं करे, और उसके बाद कोई आपसे बात कर रहा है तो कहे कि अरे वो क्या करें, वो हमारी बात ही नहीं सुनता, पड़ोसी ने उसको समझा दिया, वो चला गया। दूसरा, एक इस डिबेट में खतरनाक बात हुई जो मिराज हुसैन ने की है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मिराज हुसैन ने ये बात मिराज हुसैन साहब सुनिएगा, सोचा भी या नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वाला मसला है, उत्तर प्रदेश बिहार में जनसंख्या बढ़ गई, क्या करेंगे? कल से कहेंगे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको उसके हक अधिकार काट दें। ये सोचिए जरा, मतलब टीवी, नेशनल टेलीविजन पर यह लगातार कहा जा रहा है कि चूंकि जिनके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं उनका हक मारा जा रहा है, उनको क्यों दे दिया जाए, जिनके कम होंगे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर ये डिबेट जब दूसरी जाती तो आप ही लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान हो गया। इस तरफ मत जाइए भाई, देश का नागरिक है, चाहे वो उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। और मुझे लगता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो होता है वो यही है। अभी एक और बात उन्होंने कही, कैसे नंबर बढ़ गया। अरे भाई 240 भाजपा की संख्या है, एनडीए के लोग मिलकर जो नंबर बनाते हैं वो 292-98 पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब सदन चलेगी और किसी मुद्दे पर सरकार के साथ लोग आ जाएंगे तो कोई उसका उलट काम ही हो। लोकतंत्र में तो सहमति बनाई जाती है, कौन सी सरकार सहमति नहीं बनाती? अभी तो जब ये इसके पहले महिला आरक्षण हुआ था, सारे दल एक साथ आ गए थे, तो क्या हुआ? कांग्रेस क्या भाजपा में मिल गई? कम से कम हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिहाज से बात करें, ये सोच के ना बात करें क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और हमने तो तय किया था कि कैसे मोदी आ जाएगा। इसको तो हम 14 में नहीं आने देना चाह रहे थे, 19 में नहीं आने देना चाह रहे, 24 में भी आ गया, कम बहुमत।
मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर निकले, हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बात करें। सरकार अगर लचीली हो रही है या झुक भी रही है, और एक परिसीमन का बिल जो 4.5 दशक से 4.5 दशक छोटा नहीं होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो जिसको कहते हैं रेशियो होना चाहिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वो नहीं मिल रहा है भाई, आप उसको दीजिए पहले, वो बहुत जरूरी है। मिराज हुसैन साहब, आप जवाब दे दीजिए हर्षवर्धन जी की बातों का, फिर आ रहा हूं आशुतोष जी आपके पास भी, और फिर चलेंगे हर्षवर्धन जी की जो बातें हैं उस पर जवाब तो मैं दे दूं, लेकिन वो काफी बचकानी है मुझे लगता है। पहली बात तो ये कि अभी इन्होंने एक बात कही, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब तर्क भी याद देंगे। अरे सुन तो लीजिए, कह रहा हूँ नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब 2023 में आया तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, बाकी पार्टियों ने भी उसका समर्थन किया। मेरा सवाल सरकार से है कि क्या सरकार जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्रियन नंबर है उसमें क्यों नहीं जो है वो ये जो है इनको आरक्षण दे देती महिलाओं को 33%? इसके लिए एक नया उसमें शगुफा जोड़ने की क्या जरूरत थी? जब इस बिल को हमने 2023 में पास कर दिया और पूरे देश ने पास कर दिया, हर पार्टी इसके साथ आई, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि फिर एक नया बिल लाने की जरूरत पड़ गई आपको कि तब हम देंगे जब नंबर बढ़ जाएगा? तो सवाल ये है कि आप अभी दे दीजिए, पहले आप इनको दे दीजिए आरक्षण महिलाओं को, और महिला सशक्तिकरण का जो है जो हमारा नारा है उसको पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखेंगे जब सेंसस हो जाएगा। दूसरी बात, अब रही बात कि भाई ये सारी बातें बता रहे हैं कि भाई ऐसे हुआ, ये कर देंगे, 1 घंटे में चेंज कर देंगे, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो राज्य शंका की स्थिति में है, मैं जो कहना चाह रहा था, जो पॉइंट मैं बता रहा था कि जो राज्य शंका की स्थिति में है उन राज्यों को विश्वास में क्यों नहीं पहले लिया जा रहा है? अगर उनको विश्वास में ले लिया जाए तो क्या फिर उसके बाद ये बिल लाना आसान नहीं होगा? अगर राज्य क्षेत्र में है, जैसे महिला अधिनियम है, तो क्या कौन इसका विरोध करेगा? लेकिन सवाल ये है कि जब आप गोल मोल करते हैं तो शंका पैदा होती है, और जब शंका पैदा होती है तो सवाल उठते हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो आप जो है दुहाई देने लगते हैं कि भाई ये फला है और ये निकाह है, ये चीज सही नहीं है। दूसरी बात, सिद्धार्थ मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ जी से भी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं सिद्धार्थ जी से जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि क्यों नहीं एक मीटिंग कॉल कर ली जाती है, ऑल पार्टी मीटिंग इस मुद्दे पर, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, देश में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाने का मुद्दा है, 2/3 बहुमत का मुद्दा है, तो इसमें क्या तकलीफ है भाजपा को कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करके सबको समझा दे, सबसे बात कर लें, प्रधानमंत्री और बाकी जो लोग हैं वो बात कर लें, जिम्मेदार लोग, और उसके बाद ये मामला जो है समझ में आ जाए कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, पार्टियां वो भी भारत की पार्टियां हैं, उनसे राय ले लें कि भाई क्या मसला है, क्या हमारी संख्या है, इसको खत्म किया जाए। जवाब सुन लेते हैं सिद्धार्थ यादव जी। लक्ष्मण जी 3 बातें उन्होंने कही, मैं तीनों का जवाब देता हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि महिला आरक्षण बिल जो पारित हो गया उसको इससे जोड़ने की क्या आवश्यकता है। महिला आरक्षण बिल के इतिहास में हमने देखा कैसे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कैसे उसका कितनी बार विरोध किया गया, कितनी बार सदन में पेश हुआ था। कभी किसी ने कहा कि कोटा विद इन कोटा चाहिए, कभी किसी ने कहा कि हमारे ये ऑब्जेक्शन है, कभी पारित नहीं हो पाया, 11 बार गिरा वो बिल। उसके बाद आज जो महिला आरक्षण बिल हम पारित करवा पाए, वो पारित होने के बाद वो महिलाओं को आरक्षण 2029 में नहीं देता। हमने कहा, और इसमें हमारा दोष है लक्ष्मण जी, मेरे को हैरानी है, अगर आज 545 में से आप देंगे तो 170 महिलाओं को मौका मिलेगा। डिलिमिटेशन होनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज है वो 2026 तक का ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल 82वें अमेंडमेंट में है, हमने तो नहीं, मतलब आज तो नहीं किया हुआ है, ये 82वें अमेंडमेंट का है। तो हम जब डिलिमिटेशन कर रहे हैं, इस 170 को बढ़ा करके हम 270 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं, क्या ये गलती है? 270 महिलाएं संसद में आकर के बैठे क्या? अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना मिराज जी, सुनने की हिम्मत रखिए, मुझे पता है मैं तीर बिल्कुल निशाने पे जा रहा है। 270 महिलाएं 170 की बजाय संसद में आकर के बैठ जाएंगी, कांग्रेस का कष्ट ये है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये तो बात हो गई कि ये दोनों बिल एक साथ क्यों आए। दूसरी बात ये कह रहे हैं दक्षिण के राज्यों से सहमति क्यों नहीं बनाई जा रही। जब फॉर्मूला आपके सामने है, बिल आपके सामने है, देश की सहमति आपके सामने है, राजनेताओं की सहमति चाहिए। आप हैं चुने हुए प्रतिनिधि, आपको अपने क्षेत्रों में जाकर के जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा बिल जो हमारा परसेंटेज बराबर का रखता था, हमने उसका विरोध करके ऐसी व्यवस्था क्यों लाई जिससे हमारी घट जाए। जवाब तो आप क्षेत्र में जाकर के आप सहमति बनाकर आइए, बताइए ना अपने क्षेत्र की जनता को कि सरकार हमारे सामने 50% का फॉर्मूला लाई, 24% दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन था, वो 24% ही देश में रहेगा।
पर हम जो कह रहे हैं उससे वो 24 से घटकर 17% हो जाएगा। इसकी सहमति जाकर के बनाइए अपने क्षेत्र में, आपको क्षेत्र की जनता बता देगी। मिराज तीसरी हुसैन बात साहब, इन्होंने कही, छोटा सा जवाब और दीजिए। एक मिनट जवाब ले लेते हैं, सिद्धार्थ जी जवाब ले लेते हैं। मिराज हुसैन साहब छोटा जवाब दीजिए, जी फिर ले आनंद लीजिए, दुबे जी के ले पास लीजिए। जाऊंगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात ये कह रहे हैं सिद्धार्थ भाई, वो सब बातें इनकी मान लेते हैं, लेकिन टीवी पे क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुला के कह रहे हैं? क्यों नहीं क्लैरिटी ला रहे हैं? जो बात आप कह मैं रहे हैं इसका और भी जो बात जवाब आप दे कर देता रहे हूँ हैं, दोनों में लक्ष्मण जी। फर्क है। तीसरी बात यही दूसरी थी, ये बात, बार बार जनता का कहते जवाब रहिए। देने की जहां तक बात आपने कही, सुनिए बात आप सुन लीजिए। पहली बात कि जनता के जवाब देने की बात आपने कही, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप बंगाल में कर रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी को, एक जो है लोकतांत्रिक पार्टी को आपने तोड़ दिया, तो इसमें जनता को क्या जवाब आप देंगे? आप बताइए। ये जो कर रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है, मैं लक्ष्मण इसकी जी अब क्या उत्तर दे जवाब रहा हूँ। बताइए? अब देखिए, पार्टी को मैं आपने आपके तोड़ा। आग्रह पर, हाँ। आपके आग्रह पर मैं अपना तीसरा उत्तर छोड़ने वाला छोटा था, जवाब पर रखिए, इन्होंने फिर से, छोटा सा जवाब, इन्होंने फिर से छोटा दोहरा दिया, जवाब इसलिए रखिए, मैं उत्तर दे छोटा देता हूं। जवाब रखिए। ये बार बार कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे, ऑल पार्टी मीटिंग 2009 के अंदर डिलिमिटेशन हुआ था, किसने बुलाई थी ऑल पार्टी मीटिंग? दिखा दीजिए, आपकी सरकार थी, आपने डिलिमिटेशन किया देश में, तब कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं। हम करें आपका कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता टॉमी, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अच्छा गग गग, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे थोड़ी होता है। संविधान से चलेगा देश, तो पार्टी लोकतंत्र तोड़ से के नहीं चलेगा। किया था ना हमने। संवैधानिक प्रक्रिया को आप छोड़ हमने करके रीजनल पीछे पार्टियों रहेंगे। को और अब बीजेपी के आपको सांसदों को तोड़ के नहीं किया आदित्य था। ठाकरे को नेता आप बनाना है, राजनीतिक तरीके से आप पहले काम करें और फिर उसको भतीजे जस्टिफाई को करें। नेता बनाना है। जनता का आप आनंद समर्थन दुबे नहीं जी, है, जनता एक मिनट, आप आपको दोनों लोग बना शांत हो देगी। जाइए, क्या आप दोष दोनों है? लोग क्या शांत हो जरूरत है जाइए। इसकी भाई? आनंद दुबे जी, मुझे एक चीज बताइए कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसको बजट सत्र का एक्सटेंशन कहा जा रहा है, उसमें लंबी चर्चा हुई, सारी पार्टियों के लोगों ने बोला, सबको बोलने का मौका दिया गया, सरकार ने बोला, सब कुछ हुआ, तो फिर ये ऑल पार्टी मीटिंग के पीछे क्यों पड़े हैं? सारा बिल का ड्राफ्ट, जो पुराना ड्राफ्ट था, वो आ चुका है, पार्टियों ने अपने अपने सुझाव दे दिए, अपनी अपनी आपत्तियां दे दी, फिर ऑल पार्टी मीटिंग करके फिर चर्चा करिए। इस चर्चा कितने समय तक करना चाहते हैं? सालों से तो वैसे ही बिल लटका पड़ा हुआ। इसको नहीं, इसको कहते हैं राजनीतिक शुचिता। आपका अहंकार, आपका ईगो ये करने से आपको रोकता है, क्योंकि आप तो सर्वोच्च हैं, आप तो सर्व कुछ हैं, तो आप नहीं चाहते ना कि चर्चा हो। एक हो गई पहली बात। जब आप नहीं चाहते चर्चा हो, तब आप षड्यंत्र करते हैं, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपकी मास्टरी है। 2024 के लोकसभा के जब नतीजे आए, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटें पाई और उनके कुनबे को मिलाकर 293 हो गई। विपक्ष के पास 250 हो गए। आपको अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई नॉर्मल बिल पास करना है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास प्रचंड बहुमत है। लेकिन आपको कोई ऐसा संशोधन लाना है जिसके लिए 2/3 बहुमत लगेगी, तब आपके पास संख्या नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद तब आपका खेल शुरू होता है, जिसमें आपकी निपुणता है, कौशल्य है, स्किल है। ये अच्छी बात है। देखिए, ये भी एक स्किल है ना। डकैती करना एक बहुत अच्छी स्किल है, उसके लिए रात भर जागना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कहीं पुलिस आ जाए तो भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है। अब अगर ऐसे आप लोकतंत्र को चलाएंगे तो अच्छी बात है, करिए। 2026 है, 2027-28 भी बीतेगा, एक दिन फिर चुनाव में आपको जाना पड़ेगा। 240 पर आज आए हैं, हो सकता है घिसक के 190 पे आ जाए। तब यही जनता पूछेगी, क्या भाई कहाँ गए हो 400 पार, कहाँ गए हो 500 पार? कभी कभी अपने द्वारा खोदे गए खड्डे में आदमी स्वयं गिर जाता है। हो सकता है इसी डिलिमिटेशन बिल के बाद जब 400 से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत होगी सरकार बनाने की, तो पता चला टाइम फिस होके 200 पे ही निपट गए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने अपने ढंग का विश्लेषण है, अपने अपने ढंग की सहूलियत है। जो सरकार के करीब है वो सरकार की बल्ले बल्ले कर रहा है, जो सरकार के दूर है वो कह रहा है कि आलोचना करना हमारा अधिकार है। अगर आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है तो उस अधिकार से वंचित तो मत कीजिए। एक ही काम कर सकते हो, हमें जेल में डाल सकते हो, डाल दो, राम नाम सत्य कर दो। लक्ष्मण जी, अभी जो ठीक है, सारी चर्चा आपने कल ही राजनीतिक शुचिता है, उसका पालन कर लीजिए। 15 सेकंड का जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी लक्ष्मण जी, आपके दर्शकों को आनंद दुबे जी ये बता रहे हैं कि अगर किसी पार्टी की 2/3 बहुमत नहीं आती तो संसद में कोई वोटिंग नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे संविधान निर्माता वोटिंग का रूल देकर के गए थे वो गलत देकर गए थे। जितनी सीट आ गई, अब उस सीट के हिसाब से बिल लाइए, बिल पास हो गया। बिल कोई भी आए, अगर आपका नंबर 2/3 है तो 2/3 वाला पास हो गया, अगर आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ऐसे नहीं चलता आनंद जी। संसद है, वोटिंग का प्रावधान है ही इसलिए
ताकि बिल पर सहमति बनाई जा सके, राजनीतिक लोगों को साथ लिया जा सके, पार्टियों से आह्वान किया जा सके और जो बिल राष्ट्र हित में हो पार्टियां साथ आए और उसको आगे लेकर के जाएं। एक सवाल मेरे मन में आह्वान करना तो ठीक है, प्रहार करना गलत है, आक्रमण करना गलत है। आप अपना प्रहार की आह्वान तक तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। अरे आनंद जी, जितना प्रहार संजय राउत आपकी पार्टी पे कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। उनको जाकर के बताइए ना कि प्रहार मत करिए, आह्वान करिए। सारे नेताओं को वो नाराज कर देते हैं, दोष हम पर बनते हैं। आप तो खुद पीड़ित हैं उनसे। आप टीवी पर दूसरी बात बोल रहे हैं, मन में दूसरी बात रख रहे हैं, ऐसा क्यों? एक मिनट, दरअसल एक मुद्दा आप लोगों की बात मैंने सुना तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी और प्रशांत जी, आप तीनों लोग इसका जवाब दीजिए, थोड़ा सा तस्वीर को साफ करिए, क्योंकि आप लोग तो पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, कि आखिर ये विरोध महिला आरक्षण बिल का हो रहा है या फिर सरकार सफल ना हो इतने बड़े ऐतिहासिक कदम फैसले में इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि महिला आरक्षण बिल का विरोध अचानक से अभी हो रहा है ऐसा नहीं है। ये पिछले कई सालों से बिल चलता रहा कि कोटा विद इन रिजर्वेशन मौजूदा संख्या के आधार पर दे दीजिए, फिर उस पर बात नहीं बनी, फिर हुआ कि संख्या भी बढ़ा देते हैं ताकि अतिरिक्त संख्या पर महिलाएं आ जाएंगी। तो आखिर इन सब के विरोध के पीछे असली वजह क्या है? प्रशांत आप, फिर आशुतोष जी, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आऊँगा। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, जब ये बिल चर्चा हो रही थी, इस बिल पर चर्चा हो रही थी संसद में, तो ये सवाल हम लोगों ने सरकार के कई नेताओं से पूछा था कि आखिर जो सवाल अभी विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सीट बढ़ाकर ही ये महिला आरक्षण को लागू किया जाए, क्योंकि पिछला जो कानून पारित हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने भी ये जानना चाहा। देखिए लक्ष्मण जी, जो ये बिल है 1996 से इस बिल की शुरुआत हुई थी, आज तक ये बिल पारित क्यों नहीं हो पाया था? इस बिल को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया था? कुछ तो कारण रहे होंगे। केवल ये कि कोटा विद इन कोटा और भी ऊपरी चीज़, कई चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी देखते आए हैं लक्ष्मण जी, कि चाहे कोई पार्टी, और इसमें किसी पार्टी को मैं छूट नहीं दे रहा हूँ, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उसके जो पुरुष सांसद होते थे लक्ष्मण जी, वो मेरे ख्याल से आज भी हैं, लेकिन आज चूंकि स्थिति अलग है, उनकी वो प्राइवेटली ये ज़रूर बात कहते थे। उनको ये शंका होती थी कि अगर महिला जो आरक्षण है वो पारित हो गया और ये लागू हो गया तो कहीं मेरी सीट न चली जाए। तो उस शंका को दूर करने के लिए सरकार के नेताओं का ये कहना था कि ये एक तरीका ये निकाला गया, चूंकि जो फ्रीज था सीटों पर वो भी खत्म हो रहा था, तो उसको बढ़ाना ही था, तो उसको कम से कम इतनी सीट की जाए कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने के बाद उतनी सीटें बच जाएं जो आज होती हैं, 543 सीटें बच जाए। तो कुछ तो कारण रहे होंगे जो बिल, मौजूदा सांसद उनकी भी चिंता खत्म हो जाएगी, जो पूर्व सांसद उनकी भी चिंता खत्म हो जाएगी। सरकार का कम से कम यही कहना था लक्ष्मण जी, सरकार के नेताओं का यही कहना था, और ये एक तर्क ऐसा है जो काफी लॉजिकल भी लगता है। जी देखिए लक्ष्मण जी, कम से ये तर्क तो लॉजिकल है। लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण जी, मैं पैनलिस्ट से तो नहीं रिक्वेस्ट कर सकता, लेकिन आपसे ही जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इसको हम लोग महिला आरक्षण बिल क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में आया। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, अब इसमें बैकडोर, महिला आरक्षण बिल का रास्ता साफ करेगा, ये कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसमें डिलिमिटेशन को पास कराना है, सीधी सी बात है। दूसरी बात देखिए, अगर सरकार, मुझे ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी खबर मुझे मिली कि ये सरकार सहमति बनाने की कोशिश करती है। अगर ये सरकार सहमति बनाने की कोशिश करती है तो फिर किसानों के 1-1.5 साल तक किसान क्यों सड़क पर बैठे रहे? अंत में आपको वो बिल वापस लेना पड़ा। अगर आप किसानों से बातचीत करके सहमति बना के करते तो दिक्कत नहीं होती। जब अप्रैल के महीने में ये बिल आया था, उस वक्त भी अगर आपने सहमति बनाने की कोशिश करती तो ये आप दोबारा आपको बिल लाने की कोशिश ना करनी पड़ती। आप लोगों का पैसा, मतलब जो एनर्जी जाया हुई, सब कुछ हुआ, समय बर्बाद हुआ, तो उसी समय अगर आप सहमति बना लेते तो ये अब ये सहमति बनाने का एक नई परिभाषा, एक मिनट लक्ष्मण जी, सहमति बनाने की नई परिभाषा हो गई है। पार्टियों को दबाइए, उनको तोड़िए, उनके खिलाफ ईडी लगाइए, ये सब करिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये कि अभी भी सरकार ये कमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और उसकी सदारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और उसमें प्रधानमंत्री नहीं होते। ऐसी कौन सी बात है भाई? लोकतंत्र में आप सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी उसमें हिस्सा ले लेंगे तो? नहीं, देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि
तर्क अपने मन का ना हो तो कैसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए इस बहस की शुरुआत में आशुतोष जी ने कहा कि ये तो कंसीड कर रही है सरकार, और यहाँ आके कह रहे हैं कि वो सहमति भी नहीं बना रही। दोनों कैसे हो सकता है? अगर सरकार झुक रही है, सरकार आशुतोष जी के शब्दों में हार स्वीकार कर रही है अपनी, और तब भी कह रही कि ये बिल होना चाहिए। दूसरा, पहले दिन से मैं कह रहा हूं और फिर दोहरा देता हूं, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन दोनों अलग अलग है, लेकिन इस देश ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इस देश की उन बातों को जिसको नेता धकेल देते थे, अटल जी ने भी कहा फ्रीज आगे बढ़ा दो, कांग्रेस की सरकारें भी फ्रीज आगे बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उनको लगता था फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। और अब सोचिए, इस सरकार ने ये कहा कि भाई ठीक है, जनसंख्या वाला थोड़ा मुश्किल कर रहा है, चलो 50% कर देते हैं, सब जगह की सीटें एक अनुपात में बढ़ेंगी, ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट टर्म में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस देश ने 2 दशक से एक बहस सुनी, सदन बढ़ना चाहिए, यानी लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, जो चुन कर आते वो वाला सदन, लेकिन संसद नहीं है। सोचिए, मीरा कुमार जी की वो चिट्ठी, क्या दर्द भरी चिट्ठी थी कि यहां जगह ही नहीं। सुमित्रा महाजन जी की वो चिट्ठी, लेकिन पता नहीं क्यों सब बड़ी सहूलियत से आजकल उसको गायब कर जाते हैं हमारे पत्रकार मित्र, हमारे बुद्धिजीवी साथी लोग, उसकी चर्चा छोड़ दी है। इस सरकार ने सदन भी बनवा दिया, तो क्या हुआ, काला कपड़ा पहन के कुछ लोग पहुंच गए थे, कहे सदन में फलाना को नहीं बुलाया ना लोकसभा के उद्घाटन के लिए, राज्यसभा के उद्घाटन के लिए, इसलिए नहीं आएंगे। अब जब सब कुछ हो गया, संयोगवश अभी जनगणना भी शुरू हो गई। ये वाला एक बहाना था कि वो संविधान में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, फिर होगा, तो अब जनगणना भी शुरू हो गई। सारी समस्याएं एक साथ हो जाएंगी लक्ष्मण जी, तो मोदी को श्रेय मिल जाएगा ना। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब यही है, इसीलिए जितने लोग जलेबी छान रहे हैं इसीलिए छान रहे हैं, वरना क्या जरूरत थी। आप सब जानते हैं, जो प्रशांत जी ने अंदर की बात बताई, चूंकि ये तो दिन रात सांसदों के साथ रहते हैं ना भैया, कोई सांसद किसी भी पार्टी का वो नहीं चाह रहा था 543 में से जाए। अब आपको महिलाओं की संख्या भी बड़ी मिलेगी, महिला आरक्षण भी हो जाएगा, परिसीमन के बाद जो प्रतिनिधित्व का अनुपातिक सिद्धांत है लोकतंत्र में सबसे जरूरी, वो भी पूरा होगा। लेकिन उसके खिलाफ जो खड़े हैं वो एंटी डेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है या नहीं है? दरअसल लक्ष्मण जी, दरअसल गेम बदला है क्या? इस सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगा क्या? इस पर अलग अलग राय निकल कर आई है। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हर्षवर्धन जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि सब कुछ ठीक है लेकिन मोदी को श्रेय जाना नहीं चाहिए, विरोध से इस बात का। आशुतोष जी इसका जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर 3 पार्टी के प्रवक्ता हमारे लोग हैं उनके पास जाऊंगा मैं। पहली बात तो ये कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सरकार हार गई या सरकार, मैंने कहा सरकार को कंसीड करना पड़ेगा। कंसीड शब्द का मैंने इस्तेमाल, कंसीड करना पड़ेगा। अभी तक हम ये नहीं कह सकते सरकार 50% के फॉर्मूले पे तैयार हो गई है, क्योंकि कहीं कोई ड्राफ्ट इस वक्त किसी के पास नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार दरअसल जो है वो 2021 में जो जनगणना होनी थी इतनी एफिशिएंट है कि 2026 तक अब जाके जनगणना शुरू हुई है। आप 2011 के जनगणना के डेटा के आधार पे आप कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी एनॉमली है जिस पर कोई चर्चा नहीं होती। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी हैं इस देश के, कोई बड़ा काम होगा तो क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। वास्तव जी को कहने से थोड़ी क्रेडिट रुक जाएगा। अगर मेरे कहने पर रुक जाता तब तो भाई मैं तो बहुत पावरफुल अपने आप को महसूस करता। लेकिन ये कितनी बड़ी एनॉमली, आप सोचिए कि हम डेटा युग में रह रहे हैं, डेटा युग में है, सब कुछ डेटा के हिसाब से कंट्रोल होता है। लेकिन 2026 में जो हम डिलिमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2011 यानी 15 साल, जब एआई का किसी ने नाम नहीं सुना था, 2011 के डेटा पे हम बात कर रहे हैं। जो सरकार इतनी एफिशिएंट है कि 2021, 22, 23, 24, 25 में जनगणना नहीं करा पाई, उसके बारे में क्या कहा जाए? सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी एक लाइन सिर्फ बोल दूं। अच्छा, इसीलिए हाँ बोलिए। इसीलिए एक में सिद्धार्थ एक मिनट। अगर आप, ये पहली बात तो जनगणना 26 में हो रही है, आंकड़ा सब हमारे सामने आएगा। अगर आप कहें कि जनगणना पर कराना है तो आंकड़ा तो फिर तो जनसंख्या वाला होगा। दोनों बात कैसे हो सकती है? और जब आप करें 50% किसी का भी, जिस भी राज्य का है, तो जाहिर है कि जो जनगणना 2026 में होगी वो उसमें शामिल कर दी जाएगी। और 2011 की जनगणना या 26 की जनगणना क्या, मूल बात तो ये है 71 से फ्रीज है, 71 से। लोकतंत्र की चिंता किसी को नहीं दिखाई दे रही। गजब लोकतंत्र की चिंता। सिद्धार्थ यादव जी, जनता देखती सिद्धार्थ यादव जी। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि सरकार का विरोध हो सकता है, मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, पर जो तर्क आशुतोष जी का आया वो थोड़ा कड़वाहट भरा था। अगर 50% का फॉर्मूला है तो 2011 के सेंसस का कोई लेना देना नहीं है, फिर आप क्यों तर्क दे रहे हैं ऐसा?
फिर आप क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहुंच गए, सेंसस कब हुआ उस पर पहुंच गए। अरे 50% का फॉर्मूला ले आए आप। मेरे को लगता है सब लोगों की साजिश है लक्ष्मण जी मिलकर के। ये चाहते हैं कि जनसंख्या अनुसार हो, दक्षिण भारत की सीटें घट जाएं, प्रतिनिधित्व घट जाए, 24% से घट के 16% तक हो, उत्तर भारत दक्षिण भारत में बहुत जबरदस्त बहस शुरू हो, विध्वंस शुरू हो, देश में राजनीति रोटी सेकने का मौका मिले, और उसका कारण भी यही हो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे हम फॉर्मूला लाए, सबके लिए लाए, आपके पास कोई तर्क नहीं उसको काटने का। कुतर्क करके आप अपने मन की कड़वाहट को सामने रख रहे हैं। ये लोकतंत्र में स्वस्थ नहीं है। बाकी तो जो संसद में होगा वो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, संविधान अनुरूप होगा और निश्चित तौर पर देश के हित में होगा। देखिए, मैंने जब आशुतोष जी, तर्कपूर्ण संक्षिप्त में जवाब दीजिए, मिराज हुसैन साहब को 10 सेकंड। देखिए, जब मैंने तर्कपूर्ण बात की तो ये कहा गया कि आप कड़वाहट मन की निकाल रहे हैं। जो सरकार जनगणना नहीं करा पाई, ये तो फैक्चुअल बात है ना। जो सरकार एक मिनट सिद्धार्थ जी प्लीज, जो सरकार जनगणना समय पे नहीं करा पाई, आप सोचिए अब डेटा युग में है, डेटा रिवोल्यूशन पैदा कर रहा है, वो सरकार 2011 के सेंसस पे अब डिलिमिटेशन की बात कर, कितनी बड़ी एनॉमली है। अरे सेंसस चल रहा है आशुतोष जी, जाइए रजिस्टर करिए। कॉम्पिटेंट सरकार थी, अगर इतनी कॉम्पिटेंट सरकार थी, कॉम्पिटेंट है, वो जानते हैं, वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करिए। सिद्धार्थ एक मिनट प्लीज, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अगर सरकार इतनी कॉम्पिटेंट थी तो 2021 में, चलिए कोविड की वजह से नहीं, 22 में करा लेते, 23 में कराते, 24 में कराते। आप सेंसस नहीं करा पा रही सरकार, और कॉम्पिटेंस की बात हो रही है और एफिशिएंसी की बात हो रही है। मैं तो तर्कपूर्ण बात कर रहा हूं। ये तो बहस का कोई विषय नहीं, तर्क कहा गया। कमाल कर रहे हैं आशुतोष जी। मिराज हुसैन साहब, सरकार समय पे जनसंख्या जनगणना नहीं करा। मिराज हुसैन साहब, आनंद दुबे जी, हाँ समय कम है। अब मिराज हुसैन साहब और आनंद दुबे जी। मिराज हुसैन साहब, आपकी बारी। म्यूट पे हैं आप म्यूट पे हैं। मिराज हुसैन साहब म्यूट पे हैं। उनकी आवाज मिराज राहुल हुसैन जी साहब तक ही जा रही है, म्यूट पे हैं आप आप। तक नहीं आ रही है। अच्छा आनंद दुबे साहब आप बोले, जब तक वो अपने आप को अनम्यूट करते हैं इनको जरा। हाँ बोलिए। लक्ष्मण भाई, हमारा सिर्फ यह कहना है सरकार से कि आप हमें खलनायक क्यों बना रहे हैं देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने कौन सा पाप किया है? हम लोग तो निष्पाप हैं। आप केवल ये बताइए कि विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना क्या विपक्ष ने देखी है कि सरकार ने देखी है? आप क्यों विपक्ष को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं? जब जब इस देश में देशभक्ति दिखाने का समय आया, विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ा रहा है। ये 1947 से 2026 तक की बात है। फिर भी आप ये चाहते हैं कि नहीं, विपक्ष देशभक्त नहीं है जी, विपक्ष तो जो है वो हमेशा सरकार का विरोध करता है जी। ये जो मानसिकता से आप ग्रसित हैं, उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलिए। आप बड़ा हृदय दिखाइए। आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें सबके साथ विस्तार से चर्चा कीजिए, बिल को लाइए सदन में, उस पर बहस हो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन साथ है कौन विरोध है, ये सब देश की जनता तय कर देगी। आनंद दुबे जी, पहले दिन से ये लोग देशद्रोही है जी, ये लोग देशभक्त नहीं है जी। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप बहुत घुमाते हैं, वैसे बात बड़े अच्छे से करते हैं, इसलिए आपकी बातों को पूरी तरह सुन लेता हूँ। एक छोटा जवाब दे दीजिए। हमारे दर्शक तो कट टू कट सुनने वाले आदमी होते हैं कि अगर सरकार मान गई कि 50% वाली जो बात है इसको हम बिल में लिख देते हैं, संशोधित करके आपके पास लाते हैं, तो क्या शिवसेना यूबीटी उसका समर्थन करेगी? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। विचार करेंगे उस पर, विचार करेंगे। हाँ, ना कांग्रेस की तरह आप ये नहीं करेंगे हम विरोध करेंगे। मिराज हुसैन साहब जी। देखिए, पहली बात, आशुतोष भाई इनकम्पिटेंस की कर रहे थे, तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूं कि नीट की परीक्षा से लेकर ना जाने कितनी परीक्षाएं जो हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इनकम्पिटेंस तो इस लेवल पर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं भाजपा के मित्र से कि आइडियोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द बीजेपी इज बीइंग क्वेश्चनड नाउ। हमेशा आप कहते थे कि आप एक वैचारिक पार्टी हैं, लेकिन आज जिस तरीके से आप इस बिल को पास कराना चाह रहे हैं उस पर एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। वो एक कहावत है ना, कहीं का ईंट और कहीं का घोड़ा। तो आप कहीं से कुछ ला रहे हैं, कहीं से कुछ तोड़ के ला रहे हैं अपने पावर को के इस्तेमाल से, और फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल पास हो जाए। जबकि इस बिल को दुबे जी जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से जो है सहमत हूँ
कि इस बिल को ऐसे भी तो पास किया जा सकता है कि अगर देशभक्ति का सवाल है तो सिर्फ आप देशभक्त थोड़ी है, हम आपसे बड़े देशभक्त हैं। अगर लाइए आप बिल सही है, देश हित में है तो बिल्कुल पास होगा। बैठ के समन्वय बनाइए, आप बड़े भाई की तरह जो है छोटे दलों को बैठ के बात करिए। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप जो है ये कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन किसी चीज की आपकी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस बारे में कि आप ऐसा कंफर्म करेंगे? अभी 50% की बात है, 50% की जो बात है इसमें ही क्लैरिटी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास और इस बिल के पास कि भाई होगा भी नहीं होगा। तो जब ठीक है, आप ठीक है, 50% की क्लैरिटी आ जाएगी तो कांग्रेस समर्थन करेगी। बिल को पास कर देना चाहिए। नहीं, मिराज हुसैन साहब, सरकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है ये लीजिए बिल हमने संशोधन कर दिया, 50% वाली बात मान ली है, तो क्या आप समर्थन करेंगे? बिल पढ़ने के बाद बताएंगे, पहले बिल तो पढ़ लें कि बिल में लिखा क्या है, बताएंगे। सिद्धार्थ यादव जी, आप हमें धन्यवाद दीजिए कि कम से कम 2 विपक्षी पार्टियों को मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से बीच में ले आया हूं। दोनों ने कहा कि हम बिल पढ़ के फिर बात करेंगे, ये नहीं कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे, विरोधी करेंगे। नहीं, धन्यवाद है लक्ष्मण जी आपका। 1 घंटा आपने प्रयास किया, कुछ तो निकलवा पाए हैं, उसके लिए आपको बड़ा साधुवाद। आजकल मीडिया बहुत प्रयास कर रहा है। नहीं, सत्य खोजने का ही प्रयास है, पर आप तो सत्य के पास ही नहीं जा पा रहे। नहीं, प्रयास सरकार को करना चाहिए, मेरा मानना है। अब सरकार तो प्रयास लगातार कर रही है, पर जो लोग विरोध, जो लोग केवल विरोध मात्र से, जिनका दिमाग बिल्कुल उस बात से पार्टियां तोड़ के प्रयास थोड़ी किया जाता है कि हम देखेंगे नहीं, जो अरे आपकी तो नहीं टूटी, आप तो वहीं के वहीं हैं, बैठे हैं जैसे भी, तो बिना बिल पढ़े क्यों कह रहे हैं हम तो विरोध करेंगे चाहे कुछ आ जाए? अरे आप करिए ना जो करना है, वो तो कांग्रेस ने करा ही है। देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारें गिराई हैं, इमरजेंसी लगाई है, संविधान तार किया है, जुडिशरी पर हमला किया, आपने किया, आप सक्षम है, मैं जानता हूं। आपका तो छोड़ दीजिए, आप क्या कर सकते हैं। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, देश और सरकार चलाने की, और आप लगातार क्यों बोल रहे हैं? आप ही बोल लीजिए, लक्ष्मण जी इन्हीं को बुलवा लीजिए, इनके मन के कुछ भाव रह गए हैं। चलिए, कुछ हद तक तो हमने कर दिया, बाकी आप लोग आपस में बातचीत करके सहमति बनाने की कोशिश करिएगा, वरना फिर कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगाएं कि आपको सरकार के पक्ष लेकर सहमति बनाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।